अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग, हिना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश है। आप लोगों को सुबह बखैर। एक नई सुबह के साथ, एक नए शो के साथ हम हाजिर हैं फिर। व्यूअर्स, एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहती थी, और एक हमेशा से एक हमने प्रोवर्ब बहुत ज़्यादा सुना है और हमेशा अपने बड़ों से सुना है कि काश सही वक्त का इस्तेमाल किया जाता, या काश ये वक्त ना गुजरा जाता, या काश हम इस वक्त पे ये काम कर लेते। तो वक्त कितना ज़रूरी है, टाइम की कितने मायने हैं, टाइम की कितनी वैल्यू है। हमेशा से ये भी कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी। तो ये प्रोवर्ब क्यों यूज़ किया जाता है? हम हमेशा ये सुनते हैं, यार टाइम ही नहीं है, जिसको फ़ोन करो यार आज तो टाइम नहीं है, वीकेंड पे मिलेंगे, यार आज तो शाम में यहाँ जाना है, आज शाम में वहाँ जाना है। सुबह उठते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि इतने से टाइम में इतना ज़्यादा काम, पूरा दिन गुजर जाता है, और रात को बैठ के फिर हम ये सोचते हैं कि आज हमने क्या किया, आज तो टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम कहाँ जा रहा है, टाइम किस जगह हम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम जो है उसको हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ आई, ये मेरा ओपिनियन है कि हम टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे खर्च कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे होता है, अगर हम सुबह उठते हैं, हमने चाय भी बनानी है, सबसे पहले हमारे एक हाथ में मोबाइल होगा और दूसरे हाथ में हम पॉट रखेंगे और नीचे हम लोग आग जला रहे होंगे। साथ साथ नज़रें हमारी यहाँ होंगी और हम यहाँ कर करके काम कर रहे होंगे। हम ये भी नहीं सोच रहे होंगे उससे हमारा हाथ जल सकता है। हम ये भी नहीं सोच रहे होंगे जो चाय का टाइम हमारा 10 मिनट है वो मुहित हो जाता है आधे घंटे पर, और उससे भी ज़्यादा घंटे पे। नाश्ता बनाते बनाते हमें इतना टाइम लग जाता है। ऑफिस जाते जाते भी हाथ में मोबाइल है, रास्ते मोबाइल है, कान में हमने अपने सो कॉल्ड आईपॉड्स लगाए होते हैं या हमने हेडफोन्स लगाए होते हैं, उससे हम सुनी जा रहे काम। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये टाइम टेकिंग है। कि पूरा दिन हमारा जो है वो गलत तरीके से यूटिलाइज़ होता है, और यही तरीके हमारे फिर बच्चे अपनाते हैं, और फिर हम एंड में उनको ये कहते हैं कि ये तो अटेंशन डिफिसिट हो रहा है, ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये हाइपर हो रहा है। वो हाइपर एक्टिविटी हम अपने दिन के आगाज़ से शुरू कर देते हैं और रात तक वो हाइपर एक्टिविटी हमारी शुरू होती है। टाइम पे बच्चे स्कूल जाना लेट, घर का खाना पकाना लेट, ग्रोसरी करना लेट, उसके बाद मियाँ का लंच बॉक्स बनाना लेट, कपड़े इस्त्री करना लेट, टीवी में कहते हैं कि वो जो ड्रामा देख रहे हैं हमारा वो भी लेट, क्योंकि वो सुबह से लेके जो हमारी रूटीन है वो स्टार्ट ही लेट होती है तो एंड भी लेट होता है। तो टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से स्किलफुल बनाना चाहिए। और मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? मैनेजमेंट अपने टाइम के साथ करनी है, अपने टाइम टेबल बनाना है। आपको पता होना चाहिए 9 मीन्स 9, 12 मीन्स 12, 2 मीन्स 2। पंक्चुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट हमारे बड़े बूढ़ों ने जो हमें सिखाया वो हमें कहीं नज़र नहीं आता, मगर हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को पंक्चुअल बनाएं। टाइम पे शादी में पहुँचें, शादी से टाइम पे घर आएँ, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की क्वालिटी है। बीमारियां भी नहीं होंगी, मसले मसाइल भी नहीं होंगे, स्ट्रेंथ ट्रीटमेंट्स के लिए भी नहीं भागना पड़ेगा, खाने भी लेट नहीं होंगे, खाना पकाना भी नहीं होगा, बच्चे भी हमारे सही तरीके से नरिश होंगे। तो आज सोचा कि मैं कुछ ऐसी बात करूं जो कि मेरे लिए भी यूज़फुल हो और आप लोगों के भी यूज़फुल हो, और उसके साथ साथ जो टाइम पे हमारा जो आज किचन का जो खाना बनता है, और हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूअर्स को टाइम से बताएं कि आपने सुबह उठ के क्या बनाना है। और सुबह सुबह ही मतलब कि उठ के सबसे पहले काम क्या करें, किचन में जाया करें, नाश्ते के बाद फ़ौरन ही जो घर की हांडी होती है वो चढ़ा दिया करें, क्योंकि इससे आप प्रोग्राम भी देख सकती हैं और किचन का मज़ा भी ले सकते हैं और नई नई रेसिपीज़ भी सीख सकते हैं। तो ओवर टू अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? टाइम से आप खड़ी हुई हमारे किचन में आज सुबह सुबह। देख लें, सुबह सुबह अब तो ये तो हमारी तो ड्यूटी है। हाँ। और घरों में थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आप कह लें कि डिफरेंट होता है, लेकिन जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी भी ऐसी ही रूटीन होती है। ऑन टाइम सारा कुछ करना होता है, क्योंकि जैसे आप अपने मोनोलॉग में बात कर रही थी कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो फिर वो बच्चा भी स्कूल लेट पहुंचेगा, फिर आगे अदर चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, जो मेरी अपनी पर्सनल आदत है ना वो ये है कि अगर मैंने अलार्म लगाया हुआ है तो मेरी अलार्म से पहले ही आंख खुल जाती है। पता नहीं ये कि मेरे साथ ये बचपन से ही आदत होगी ना पंक्चुअलिटी की। और मैं हमेशा ये होता है कि अपने सेट के ऊपर या अपने काम पर ऑन द टाइम पहुंच जाऊं।
अपना काम कर लूँ, बाकी जो भी हो रहा है वो मेरा उससे कोई मैटर नहीं होता। नहीं है। हाँ, और मैं होता है कि अपना किचन जो है वो सेट होना चाहिए और अच्छा सा मतलब प्रेजेंटेबल। और इससे क्या होता है, जब आपका किचन सेट होता है, आपका मेजन प्लेस हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका काम काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है, आसान हो जाता है। अदर देन के मैं एक चीज़ उधर से लेने जाऊँ, एक चीज़ उधर से लेने जाऊँ, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो वो चीज़ भी आपके टाइम के अंदर ऐड ऑन होती है। तो मेरा ख्याल है कि आप रेसिपीज भी ऐसी बनाती जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं बिल्कुल होती। ज़्यादा टाइम टेकिंग। आज हमें क्या आज जो रेसिपी है वो भी बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। आज हम चिकन चीज़ सैंडविचेस बना रहे हैं, बट आप इनको 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। आप इनको चाहें तो कोल्ड फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो इनको हॉट फॉर्म में भी सर्व कर दें। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो हम हॉट में उसको सर्व करेंगे, लेकिन अगर आपको जैसे कि आपके बच्चे अब समर की कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, तो उसमें आप उनको ये कोल्ड सैंडविचेस के तौर पर भी बना मंचिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा है, बच्चे घर पे तो उन्होंने मंच करना ही करना है। बिल्कुल, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं आपको एक क्विक सी रेसिपी इसकी दे देती हूँ। इसके लिए चिकन बोनलेस में यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 पाव के करीब। डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है क्वांटिटी बना रहे हैं। नमक और काली मिर्च डाल के हम चिकन को जो है वो बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद उसको श्रेड कर लेंगे। श्रेड करने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करेंगे, इसमें क्रीम जाएगी, इसमें हनी, मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, ये डालकर आपने सिंपल ब्रेड में इसको कर देना असेंबल के बाद कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर दें, मोज़रेला चीज़ का स्लाइस रख दें, बटर लगाएं ब्रेड को और उसको टोस्ट कर लें। अगर आपके पास पनीनी सैंडविच है तो बहुत ज़बरदस्त है। झटपट रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। आप किचन को संभालें, मैं संभालती हूँ शो को। व्यूअर्स, हम आज के प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे अपनी वुमेन एंटरप्रेन्योर से, जो कि हमारा हमेशा से हमारे प्रोग्राम का बहुत एक अहम हिस्सा है। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आज की मेहमान ख़ास कौन है। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का सेगमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर में जो हमारे साथ खातून हैं वो बहुत ही क्रिएटिव हैं। आप वो देख सकते हैं, उन्होंने डिफरेंट क्रिएटिविटी के ज़रिए, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के ज़रिए, डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए अपनी क्रिएशंस बनाई हैं। और इसमें पेंटिंग्स हैं, इसमें ट्रेज़ हैं, इसमें कैंडल्स हैं, मिस्ट्स हैं और इसमें फ्रेगरेंस बाम्स भी हैं। तो व्यूअर्स, ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि क्रिएटिव हैं और घर से काम कर रही हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो ऐसी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रही हैं इकॉनमी में, जो कि कहते हैं ना कि अपनी मदद आपके तहत अपने आप को मनवाने का एक एक मकाम है। तो मैं इनवाइट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सना उस्मान को। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सना, सच नाइस क्रिएटिविटी। सना, ये काम आपने कब से शुरू किया, कब से कर रही हैं? वैसे तो मैं पेंटिंग्स वगैरह जो है वो मैं तो 8-10 साल से कर रही हूँ और इसके अलावा बचपन से ही कर रही हूँ। लेकिन जो प्रोफेशनली तौर पे इसको मैंने करना शुरू किया है यही कोई 1-1.5 साल से, कि क्योंकि अब ज़रा फ्री हो गए थे और दिल कर रहा था कि अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ, देखें ख़ुद को भी, अपने आप को भी कि हम कितना तो आपने कोई बाकायदा एजुकेशन ली कि आपका शौक था या कोई मजबूरी थी? नहीं, मैं एक्चुअली एमफिल मेरा हिस्ट्री में है और लेकिन ये मेरा शौक, पेंटिंग मेरा शौक था, पैशन। तो आपने कहा मैंने फ्री होके काम शुरू किया। आपके फ्री होके एक्चुअली बच्चे बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, अब हम फारिग से कुछ करने वाला ऐसा नहीं था। तो फिर वो जो फारिग टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कि मैंने पेंटिंग्स वगैरह। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 किड्स। आपके माशाल्लाह 4 बच्चे, बड़े बड़े हो गए सारे? हाँ जी, बड़े हो गए माशाल्लाह, 14 साल, 8 साल, 10 साल। फिर आपने सोचा कि आप अपने क्रिएटिव साइड को आगे लेके जाऊं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताएं कि सना, ये सारे आर्ट वर्क्स हैं आपके, तो आपने प्रोडक्ट में क्यों आई? प्रोडक्ट में इसलिए आई कि ये डिस्प्ले करना आसान है। कि वैसे तो काफ़ी अर्सा मैं कस्टमाइज़ करती रही हूँ। उसमें ये नहीं था कि किसी ने कहा, जिनको पता था कि मैं पेंटिंग्स करती हूँ, कैलीग्राफी करती हूँ, तो वो ये करते थे कि बता देते थे हमें ये चाहिए, ये बना दो, ये कर दो, ये कर दो, तो मैं करती थी। लेकिन फिर जब खुद से सोचा कि अपने आर्ट को खुद से अपने नाम से डिस्प्ले करना है, फिर उसके बाद फिर मैंने इनको पार्ट्स। है ना, आप ट्रेज भी बनाती हैं, पेंटिंग्स भी करती हैं, आपने कैंडल्स का भी पोर्शन संभाला हुआ है, मिस्ट्स भी आप बनाती हैं और बाम्स भी बनाती हैं। ये बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। बिल्कुल ऐसे। तो ये आपने क्या यूट्यूब से सीखा, सोशल मीडिया से सीखा कि कोई तो आपके पास नॉलेज? कोर्सेज, हाँ मैंने कोर्सेज किए हैं छोटे छोटे। फिर जो जहाँ समझ आ रही थी वहाँ करती गई। ग्लास पेंटिंग और ये पेंटिंग्स तो था, कैंडल्स की मैंने कोर्स किया है।
फिर उसके बाद जो वैक्स है, फिर उसको वैक्स को मैंने खुद अपने तौर पे बनाया, इनोवेट किया। हाँ कि एक चीज़ है। तो अब ये घर में आपके पास कोई स्टूडियो है जहाँ आप ये काम करती हैं? कहाँ? हाँ जी, स्टोर में। अच्छा, आपको जगह चाहिए, जगह चाहिए। हाँ, आर्टिस्ट को जगह चाहिए, बिल्कुल छोटी सी, बस उसको यूटिलाइज। आप इस बिजनेस से, आपका जो बिजनेस है गनी आर्ट्स के नाम से है, उस बिजनेस से आप कितना अर्न कर लेती हैं महीने का? अच्छा हो जाता है, इतना हो जाता है कि मैं सैर सुर कर लेती हूँ। अच्छा, आप कहती हैं कि मैं ट्रैवल कर लूँ, मैं शॉपिंग कर लूँ, वेकेशंस कर लूँ, तो उसके लिए एक साइड इनकम के तौर पे आप काम कर रही हैं। साइड इनकम आ जाती है, मतलब आपकी अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है कि आपका ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं। तो इस वजह से आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं? जी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने आपको इनकरेज किया कि आप ये काम करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके साथ स्टॉल्स वगैरह में खड़े होते हैं, एग्जीबिशंस में नहीं होते? नहीं, कभी भी नहीं गया, आज तक नहीं गया। बस कि तुम करो। हाँ, उनको पता कि बस ये कर रही है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर पेंटिंग्स। यहाँ से शुरू करते हैं। ये मुझे बताएंगे क्या आपका आइडिया था, इसके पीछे क्या है? व्हाट इज द विजुअल? ये ग्लास था, ठीक है, प्लेन ग्लास जो होता है, सी थ्रू हो जाता है। ओके। ये वो था, उसको हमने एंटीक में कन्वर्ट किया है, टेक्सचर के साथ, कुछ पेंटिंग के साथ, कुछ कलर्स के साथ, कुछ और ये सारा टेक्सचर में आया हुआ है। अगर ये मैं दिखा सकूं यहाँ से, तो ये आइडिया हो सकता है कि ये क्या बना हुआ है। ये एंटीक मिरर वर्क है। एंटीक मिरर वर्क है, इसमें टेक्सचर्स भी हैं, इसमें प्रिंट भी है और पेंटिंग भी है। आपने 3 मीडियम्स इस्तेमाल किया हुआ है। और ये सी थ्रू था, इसको हमने लुकिंग मिरर में कन्वर्ट किया। अच्छा, लुकिंग मिरर में कन्वर्ट किया है। अच्छा, वेरी नाइस। इसकी क्या प्राइस होगी? ये 12,000 में आप इसको सेल करती हैं, ठीक है। और उसके साथ ही हमारे पास ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी है, ये कस्टमाइज, वेरी डिफरेंट, वेरी थॉटफुल। ये कौन है? ये किसकी पेंटिंग है? ये मेरे फादर। अच्छा जी, तो ये मेरी सिस्टर है जी। इनकी क्यों बनाई आपने? उन्होंने बनवाई है मुझसे। आपके फादर ने बनवाई है? जी नहीं, मेरी सिस्टर ने बनवाई है। अच्छा, अबू। तो हाँ जी, असल में ये था कि अब ज़रा हम कस्टमर का तो ला नहीं सकते ना कि फिर वो हो जाता है, तो फिर हमने सोचा कि आपके पास जो चीज़ जो है। और ये मिरर था, लुकिंग मिरर, उसको पहले हमने सी थ्रू में मैंने कन्वर्ट किया। उसका सारा जो लुकिंग मिरर था उसको रिमूव किया। जब ये सी थ्रू पे हो गया, उसके बाद दोबारा टेक्सचर दे के पेंट करने के बाद इसको दोबारा के ऊपर ही है सारा कुछ? जी, ये दोबारा इसको लुकिंग मिरर बनाया। ठीक है। पहले ये था जो कॉर्नर्स पे इसके आ रहा है, पहले ये लुकिंग मिरर था, फिर इसके दरमियान से सारा मिरर उसको रिमूव किया। सारा खत्म करने के बाद उसको टेक्सचर और पेंट किया। जी, ये पेंट हुआ है। ये सारा पेंट करने के बाद दोबारा इसको लुकिंग मिरर बनाया। वेरी नाइस। और ये आपकी बहन ने आपसे कस्टमाइज कराया? जी, उन्होंने करवाया। और मुझे ट्रेस के बारे में थोड़ा सा बताएं, जैसे आई लाइक दिस ट्रे, ये बहुत मुगल आर्ट, बहुत यूनिक। मैंने बताया ना कि मेरा असल में मेरी हिस्ट्री में मेरा एमफिल है, तो उसमें ये हो जाता है कि शौक चीज़ें पसंद है, मुगल आर्ट। और आपने यहाँ ये थोड़ा सा वो खैर एनीवेज विल नॉट डिस्कस इट, लेकिन ये आपने पेंट किया हुआ, ठीक है। ये आपका वो है। इसके बाद उसको मैंने रेजिन किया इसको, ताकि ये प्रिजर्व हो सके, वॉशेबल है। वैसे तो वॉशेबल ये भी है। चीजें होती हैं वो पानी से खराब हो जाती हैं, ऐसा है? नहीं होती, पानी से नहीं खराब, वो वॉशेबल होती है, लेकिन बस हर चीज के लिए एहतियात जरूरी होती है, इसके लिए भी एहतियात जरूरी। अगर इसमें हम ग्लासेस रखते हैं तो उसका पानी गिरेगा तो कोई मसला तो नहीं होगा? कोई मसला। प्राइस होगी स्ट्रे की? ये 8500 की। 8500 में आप सेल कर रही हैं, क्योंकि ये डबल उस टेक्निक्स में है ना। ये अंदर पेंट है, ये पेंट है, ये डीकोपाज में है, ये ग्लास में है, ये फिर उसके बाद ये रेजिन में है। तो इस प्रोसेस को, एक ट्रे को कंप्लीट होते हुए कितने दिन लग जाते हैं? 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन में आपको एक प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें आपका पेंट है, जिसमें आपका डीको है, जिसमें आपका रेजिन आर्ट है, और जिसमें आपका हैंड पेंट है। जी, ये सारी चीज़ें मतलब अच्छा इसको लुक देने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 दिन। के बारे में बताएं कि ये चॉकिंग फिनिश लग रही है। जी, ये चॉक किया हुआ है आपने, टेक्सचर और इसको किया यही है, लेकिन यहाँ पे अभी रेजिन नहीं हुआ, इसको भी प्लेन ही चॉक में एज इट इज ही छोड़ा हुआ है। अच्छा, सही है। तो ये भी कस्टमाइज थी वो, तो फिर उसके हिसाब से जैसे ही वो एंड पे जब ये फिनिश हो जाएगा तो फिर जैसे वो कहेंगे उसको आप रॉ लेकर आएंगे। लेकिन इसके अलावा भी ये भी वॉशेबल है, मतलब जरूरी नहीं है कि रेजिन है तो वॉशेबल है, ठीक है, ये ऐसे भी वॉशेबल है, लेकिन आप इसको 25 डेज के बाद यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप यूज कर सकते हैं, ये लकड़ी खराब नहीं होगी। तो ये लकड़ी आपने MDF इस्तेमाल की है? ये वुडन लासानी इस्तेमाल की है, जो अच्छी वुड होती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में बताइए। कैंडल्स का बहुत सा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, बच्चों का बहुत शौक होता है घर में कैंडल्स बनाने का, उसमें ग्लिटर डालने का, और फिर ये आर्ट क्या है, इस कैसे बनाती हैं इसको? ये सोया वैक्स बेस्ड कैंडल्स हैं। जो सोया वैक्स होती है वो स्मोकलेस होती है, वो धुआं नहीं देती। सोया वैक्स, जा
और ये जस्ट लाइक होती है रूम फ्रेशनर, जैसे हम एक कमरे में रूम फ्रेशनर करते हैं, ये सोया वैक्स क्यों ये धुआं नहीं देती, जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं उसका धुआं हो जाता है काला का, इसका नहीं है ना। कैंडल्स हमेशा से आप ना स्मेल करके उठाते हो कि ये फ्रेगरेंट हो, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सी कैंडल में कितनी फ्रेगरेंस होगी और आप कैसे इसको इन्फ्यूज़ करते हो फ्रेगरेंस? ये तो फिर उसके रेशो के हिसाब से आ जाता है ना कि आप एक जार है वो 250 ml का है या 500 ml का है, 150 का, फिर उस हिसाब से हमें उसकी रेशो भी ऐसे ही सेट करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसमें परफ्यूम है? हाँ जी, ये बखूर है। अच्छा, ये बखूर है, वो जो अरेबिक, या ये जो अरेबिक होती है, ये जैस्मिन है। अच्छा, और इनकी क्या प्राइसेस हैं इन कैंडल्स की? ये 7,000 की 7,000 ईच है, ठीक है। ये और ये लेवेंडर, और ये लेवेंडर है। असल में मैंने इनके कैप वेरी नाइस लेवेंडर, और आपकी वो नीचे फिर बाम्स आ रही हैं। हाँ जी, ये परफ्यूम वैक्सेस हैं, ये भी हैंडमेड हैं और ऑर्गेनिक है, इनमें कोई काम नहीं लगाते तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो परफ्यूम बाम्स यूज़ कर सकते हैं और वो रेडीली अवेलेबल हैं। आपका जो नाम है वो है गनी आर्ट्स, और गनी आर्ट्स के पेज पे आप जाएं और आप ऑर्डर करें और आप यू कैन एंजॉय ऑल दीज लग्जरीज। और अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जो ख़वातीन इस फील्ड में आना चाहती हैं या अपने आप को आर्ट्स के अंदर प्रमोट करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जिससे विमेन टू विमेन इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमें घर से बाहर जाने में दिक्कत है या परेशानी है, वो ये काम कैसे शुरू कर सकती हैं? वो अब तो ऑनलाइन भी इतना काम है, मैं भी मोस्टली ऑनलाइन ही करती हूँ और हमने स्टार्ट भी सबसे पहले ऑनलाइन ही किया था डिस्प्ले, फिर उसके बाद जाके हमें पता लगा कि हमने इसको डिस्प्ले भी करना है ताकि आपकी रीसेल हो, लोगों को पता लगे कि एक्चुअल हम लोग क्या सेल कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन भी हम जब पेज के ऊपर लगाते हैं तो लुक उस टाइप की नहीं आती जो रियल में होती है। समटाइम कैमरा में चीज़ और आ रही होती है, लोग कहते हैं वीडियो बना के, हाँ वो और होती है, लेकिन देखने में वो और होती है। तो फिर इसलिए मुझे फ़िज़िकल वैसे ज़्यादा आसान लगता है सेल करना उसकी निस्बत कि ऑनलाइन की। ऑनलाइन इस वजह से कि वो कलर्स मेरे तो खैर पेंटिंग में क्लाइंट्स लेती हैं कस्टमाइज घर में अगर कोई आना चाह रहा है, ऑर्डर करना चाह रहा है, तो आप कहती हैं फ़ोन पे ठीक है, फ़ोन पे ऑर्डर करें, मैं उसके बाद चीज़ें दिखा देती हूँ, फाइनल कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर कस्टमाइज़ कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सना फॉर बीइंग विद अस। और आपका आर्ट देख के ना वाकई रोज़ाना एक लगता है कि हम सब के अंदर एक आर्ट होता है, बस पहचानने की बात होती है कि कौन किसको किस तरीके से अपनी किसी एसेंस को, अपनी किसी चीज़ को प्रमोट कर सकता है। तो ऐसी वमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि बहुत काम कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको अपने सेक्टर में बुलाएं, उनको प्रमोट करें, और सना जो है वो इज़ वन ऑफ इट। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट है वो कैसा लगता है। तो छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम आपको बताएंगे कि आज की हमारी मेहमान ख़ास कौन है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें हेल्थ की, सेहत की, तो सबसे पहले स्किन जो है वो हमारे दिमाग में आती है। स्किन को कैसे ग्लो किया जाए, स्किन को रिफ़्रेश कैसे किया जाए, स्किन को खूबसूरत कैसे बनाया जाए, स्पॉटलेस स्किन कैसे हो। और अगर हम किसी शादी पे जाएं या किसी इवेंट पे जाएं तो बेस बहुत कम से कम इस्तेमाल करें, पोर्स ना खुले हों, नाक सीधी हो, हमारे जो लिप्स हैं वो प्रॉपर्ली पाउट हो, हमारे जो चीक्स हैं वो प्रॉपर्ली अपलिफ्ट हों और डबल चिन ना आए। तो इन सब चीज़ों का इलाज जो है वो अब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में हो रहा है, और उस प्रोसीजर्स को करने के लिए और उस प्रोसीजर्स को बताने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर ताहिरा कंवर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? यू आर लुकिंग एवर रिफ्रेश, ग्लोइंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू। क्या ये प्रोसीजर्स का कमाल है? ऑफ कोर्स कह सकते हैं। बिल्कुल है। डॉक्टर ताहिरा, मुझे बताएं कि हर शख्स ये चाहता है कि कॉस्मेटोलॉजी के अंदर उनको ना के मास्टर्स कर ले। जितना डॉक्टर्स को नहीं पता होता, लेकिन जो सामने वाले जो क्लाइंट है वो बता रही होती है कि मेरी ये चीज़ ठीक नहीं, मेरी ये चीज़ ठीक नहीं, मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आया हो? ऑफ कोर्स हमारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उसमें मेल फीमेल दोनों इस तरह के होते हैं, लेकिन अब जैसे कॉमनली ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ड्यू टू आवर सोशल मीडिया, तो उसका भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। तो मोस्टली जो है वो लोगों को इसकी अवेयरनेस हो चुकी है कि ये क्या प्रोसीजर्स है, हमें कितनी टाइम में कब कब लेने चाहिए।
लेकिन उसमें एक चीज़ जो मैं बताऊं कि थोड़ी सी हमारे लिए भी जो है वो अजीब है। हम उसके ऊपर मुझे लगता है कि जितने हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनको ज़रूर बात करनी चाहिए। वो है हमारी टीनेज जो ग्रुप है, जिसमें बच्चे और बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में है। मोस्टली क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन हम किसी को आइडियलाइज़ करके कि इसके लुक्स ऐसे हैं, मतलब इसकी नाक ऐसी है, इसके लिप्स ऐसे बने हुए हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। नो डाउट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आप लें, ज़रूर लें, लेकिन उसका एक एज होती है, एक टाइम लिमिट होता है, कब आप स्टार्ट करवा सकते हैं, कब आप नहीं करवा सकते। जैसे आपने पहले देखा होगा कि कॉस्मेटिक सर्जरीज होती थी, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे, लेकिन इसमें ये है कि मिनिमल ये इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, इसमें किसी किस्म के डाउन टाइम या साइड इफ़ेक्ट्स माइनर है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ेगा। एज ग्रुप में टीनेज जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, मैं बिल्कुल उनको रेकमेंड नहीं करती हूँ कि वो प्रोसीजर्स लें। उसकी रीज़न ये है कि हार्मोन्स आपके जो है वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं। ये जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एजिंग साइंस जिनमें अपीयर्स होने शुरू हो गए हैं, वो अपनी एज से जो है वो ज़्यादा बड़े लगने लग गए हैं, वो करवा सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हैं, क्या आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो ना लें। मैं 30+ हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, अभी नॉट इन लेट 30s बट अर्ली 30s। ओह माय गॉड, मुझे बताएं कि मेरी एज में लाइक मुझे किन किन प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। लाइक होता है ना कि इंसान अपनी शक्ल देख रहा होता है, मेकअप भी रोज़ लगना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लेमिशेस भी आ जाते हैं, पोर्स भी खुल जाते हैं, और आपकी स्किन भी डार्क हो जाती है, स्पॉट्स भी आ जाते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करती है? फॉर इंस्टेंस इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं आपको अच्छे फेशियल्स रिकमेंड करूंगी कि मंथली बेसिस पे आप अच्छे फेशियल्स लें। उस पे फेशियल्स में कौन कौन से जो है आ जाते हैं, उसमें आपके जो है वैम्पायर फेशियल जैसे है, उसमें हम आप ही का जो है वो ब्लड सैंपल लेके वैम्पायर फेशियल, यस, वो उसके कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं, वो नंबर ऑफ आपके जो इश्यूज़ हैं उनको जो है वो कैटर करेगा। लाइक अगर आपको ओपन पोर्स का इशू है, आपकी फ्रैकल्स पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही हैं ड्यू टू सम रीजंस, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी अनइवन टोन है, स्किन टैन हो गई है, तो वो एक ऐसा वाहिद फेशियल है जो आपके नंबर ऑफ इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर सकेगा। नो डाउट ये आपको पता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली रह के आप अगर उसको लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ जो आप मुझे सजेस्ट करेंगी मेरा फेस देख के, वो क्या होगी? आप माशाल्लाह वैसे ही बहुत खूबसूरत है, आपको ज़रूरत नहीं कुछ होता है ना कि है ना कि आपकी ये जॉ लाइन डेवलप होने वाली है, या आपके फिलर्स होने वाले हैं, या आपका अपलिफ्ट होने वाला है, या आपके आई बैग्स हैं, या आपके ऊपर दे आर लाइंस, तो यू कैन सजेस्ट मी, दैट्स फाइन। मैं आपको जो है अगर सजेस्ट करूँगी तो मैं आपको कोलेजन फेशियल्स वो सजेस्ट करूँगी। कोलेजन फेशियल क्या होता है? उसमें डिफरेंट हम जो है वो प्रोडक्ट्स होती है, डिफरेंट सीरम्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं जो हम फेस के ऊपर, जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो रही होती है, जैसे आजकल वेदर भी है, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेशन की वजह से फाइन लाइंस रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो हम उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कि ये आगे लॉन्गर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा डीप ना चले जाएं। अगर वो डीप जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम फिलर्स और बोटॉक्स की तरफ आएंगे, लेकिन जिनके माइनर फाइन लाइंस रिंकल्स हैं उनको हम अच्छे फेशियल से कवर कर सकते हैं। वैम्पायर फेशियल जैसे आपको मैंने बताया उससे हम कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कोलेजन बूस्टर्स हैं, उनके ज़रिए हम कर सकते हैं। प्रोफाइलो है जो कि 6 to 8 मंथ्स में 1 टाइम आपने लेना है, नंबर ऑफ उसके सेशंस नहीं है, मैं वो आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि अभी आपकी अर्ली 30s में है, तो वाई नॉट आप वो वाले प्रोसीजर्स लें जो थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बोटॉक्स में और फिलर्स में क्या फ़र्क है, और ये किन किन को कब कब कराना चाहिए? बोटॉक्स बेसिकली जो है वो आपके जितने भी डीप रिंकल्स होते हैं उनके लिए है, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपके कुछ सम पॉइंट्स होते हैं, कुछ हमारी जो है लाइन स्टैटिक होती है, कुछ डायनेमिक होती है, कुछ को हम कर सकते हैं। मैं अगर आम ज़ुबान में आपको समझाऊं कि कुछ ऐसी रिंकल्स हैं, कुछ ऐसे फाइन लाइंस हैं जो ट्रीटेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्रीटेबल नहीं हैं, तो उनके लिए फिर ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बने हैं। हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हम पूरा का पूरा उनके फेस के ऊपर हर रिंकल को नहीं डील कर सकते, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आपके नेचुरल है, उन्होंने रहना ही रहना है, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कर रहे हैं। आजकल फिलर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, एवरी सेकंड गर्ल इज़ हैविंग अ फिलर्स, लिप्स फिलर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
तो ये कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए, किन किन को ज़रूरत होती है और किन किन को नहीं होती? मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी वो लोग लें जिनको ज़रूरत है, जिनको अगर ज़रूरत नहीं है वो मत लें। दूसरी बात ये कि अगर आप फिलर्स की तरफ जाते हो, बोटॉक्स की तरफ जाते हो या कोई और प्रोसीजर्स भी लेते हैं, इनकी जो शेल्फ लाइफ है, जो इनका लास्टिंग टाइम पीरियड है, ये बहुत टाइम के लिए नहीं है। लाइक अगर आप कभी कोई सर्जरी करवाते हो तो वो तो ऑफ कोर्स आपने सर्जरी करवा ली तो वो उसी तरह से रहेगी, या आप उसको फिर चेंज करवाना चाहोगे तो एक और सर्जरी करवाएंगे आप। सेम लाइक इसका ये है कि ये फिलर्स होते हैं जिसमें हियालुरोनिक एसिड होता है, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो 4 मंथ 6 मंथ या डिफरेंट ब्रांड्स पे वो कर रहा होता है ना कि आपने उसको कितना लॉन्गर टाइम लेके जाना है। आपने पूछा कि करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, ये पेशेंट की अपनी वो होती है कि उन्होंने कितना, लाइक किसी के नैरो लिप्स हैं तो उसको ज़रूरत है तो वो करवा ले, किसी के रिंकल्स डीप हैं उनको फेशियल एक्सप्रेशन देते हुए बहुत ज़्यादा वो होते हैं तो वो बोटॉक्स करवा सकते हैं। अच्छा, हम अपने सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं ना कि एकदम से बिफोर एंड आफ्टर क्या है, कुछ साल पहले वो कैसी थी, कुछ साल के बाद वो कितनी डिफरेंट हो गई, कलर चेंज हो गया, तो उनको देख देख के भी लोगों में बहुत ज़्यादा रुझान आ गया। नॉर्मली आपको पता है कि जिस तरह से पहले ये था कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन अब ये है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवा के, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवा के आप डे बाय डे यंग लगते हैं। उसकी वजह ये है कि ये आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने लग गया है। आपके पास कभी कोई क्लाइंट आया जो आपके पूछ रहा हो कि मुझे ये सेलिब्रिटी बना दें, माहिरा खान बना दें, ऐश्वर्या राय बना दें, या इस तरह से नहीं है, बट ये है कि वो आइडियलाइज ज़रूर करते हैं। वो कहते हैं कि उनका कम्प्लेक्शन ऐसा, लाइक टीवी स्टार्स की बात करें तो ऑफ कोर्स वो कैमरे के पीछे होते हैं, मतलब उनकी जो है वो अपनी आपकी जो चीज़ें हैं वो मेकअप भी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम उनको ये ज़रूर समझाते हैं कि उनका कॉम्प्लेक्शन और आपका कॉम्प्लेक्शन में भी फ़र्क है, उनकी जो है डेली रूटीन और आपकी डेली रूटीन में भी फ़र्क है। उनको ज़रूरत है कि उन्होंने ऑल द टाइम अपने आप को इस तरह से रखना है। हमारी फीमेल्स मोस्टली क्या करती हैं कि वो सारी चीज़ें देख के आती ज़रूर हैं, कुछ टाइम के प्रोसीजर्स लेती है, उसके बाद थक जाती है, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाती ना। ये मेंटेनेंस है, आप इसको जितना मेंटेन करेंगे आप अपनी पर्सनालिटी को उतना डिफाइन करते जाएंगे। एक और मुझे बात बताएं, स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी थेरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर्स और माहिरीन कहते हैं नहीं लगवाने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं लगवाने चाहिए। ग्लूटाथायोन जो है वो भी बहुत एक कॉमन चीज़ चल रही है। अच्छा, एक तो ये है कि ग्लूटाथायोन इटसेल्फ आपके बॉडी कंपोनेंट है, हमारे लीवर में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। हम जब भी किसी पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आपने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने हैं, कोई आता है अभी है, सबसे पहले तो हम उनका कलर टोन कम्प्लेक्शन ज़रूर देखते हैं। अगर उनका कुछ टाइम के लिए कलर कम्प्लेक्शन ख़राब है, स्किन टैन हुई है, तो ऑफकोर्स हम उनको कुछ केमिकल पील्स और कुछ हम उनको ऑइंटमेंट्स दे देते हैं, जैसे सन ब्लॉक दे देते हैं या कुछ और के आप ये लगाएं, इसमें काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट आ गया। बट अगर फिर वो इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे वाइटनिंग की तरफ जाना है, मुझे वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाने हैं, फिर उसके बाद सेकंड हमारा जो ओपिनियन होता है जो हम उनको देते हैं कि अगर आप इसको मेंटेन करेंगे तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। कितना आपका परसेंट जो होता है कलर वो चेंज होता है, आप कितने काले हो तो कितने गोरे हो जाते हैं? नहीं, उसका हमेशा वो आपके ये भी एक कंसेप्ट है कि लोग समझते हैं कि हम वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाएंगे, 4-6 लगवाएंगे या 1 लगवाएंगे तो हमारा कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक सबसे पहली बात है आपने इसको मेंटेन करना है, मेंटेनेंस सेशंस लेने हैं, और सेकेंडली कितना कलर टोन उसका चेंज होता है ये कम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, उसका इंटरनल हार्मोनल क्या बैलेंस है वो भी, और उसका लीवर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें देखती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप थ्रू कोई ब्लड स्ट्रीम कोई चीज़ अंदर आपने इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो वो टोटली आपके इंटरनली जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर मगर आप ये कहती हैं कि फ़र्क पड़ता है, ऑफ कोर्स का फ़र्क पड़ता है। ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट आते हैं, ग्लूटाथायोन के आते हैं, लेकिन इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे कैंसर हो जाता है, कुछ कोई लाइक डिफरेंट थेरीज है, ऐसा नहीं है। आप एक अपनी बाउंड्री में रह के आप अपनी हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप इवन मेडिकेशन की भी हम बात करें, जब एक्सेसिव आप इवन जो है वो मेडिकेशन भी लेना शुरू कर देते हैं तो वो भी आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है। सेम लाइक इसी तरह से ये वाली भी चीज़ें हैं, आप अपनी उसके बीच में रह के करेंगे तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स के जो है वो फीडबैक लिए हैं, उन्होंने सिर्फ कॉम्प्लेक्शन को नहीं कर रहा, किसी को अगर बॉडी पेन है वो भी इससे रिड्यूस हो सकती है, आपका अगर इम्यूनिटी कम है वो भी इससे जो है वो बेहतर हो सकती है। इवन जैसे आजकल गर्मी है तो ग्लूटाथायोन को विटामिन सी के साथ आप जरूर यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत आपने मुफीद बातें बताई, वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स पर उसके ऊपर आएंगे। और ताहिरा हमारे साथ हैं और हमें बता रही हैं कि आप किस तरह से प्रोसीजर्स ले सकते हो और
प्रोसीजर्स को के साथ किस तरह मेंटेनेंस की ज़रूरत है, और कोई भी चीज़ का कहते हैं ना कि मोर देन यूज़ अगर किया जाए तो वो ऑब्वियसली इट्स अ बैड इफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा फॉर बीइंग विद अस एंड टेलिंग अस ये वेरी यूज़फुल थिंग्स, और हम आपसे मशवरा लेते रहेंगे और आपको अपने शो का हिस्सा बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज की हमारी मेहमान ख़ास हमारे दिल के बहुत करीब हैं। अगर हम बात करें सिंगिंग की, प्लेबैक की, हम बात करें उनके मशहूर पंजाबी उर्दू गानों की, बात करें निगार अवार्ड्स की, बात करें क्वीन एलिज़ाबेथ अवार्ड की, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की, तो उनका नाम सर फ़हरिस्त है। दिलों की जान अभी रिसेंटली दिलजीत सिंह ने उनका गाना गा के ना सिर्फ शायकीन को महसूस किया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने ट्वीट्स किया और उनको खराज तहसीन पेश किया। तो हमारे साथ आज बहुत प्यारी, बहुत सी खूबसूरत और दिलों की धड़कन शाजिया मंजूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हिना? मैं बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त एज ऑलवेज। पिछले साल मुलाकात हुई थी, उसके बाद थोड़े गैप के बाद आज आपसे मौका मिला है कि आपके बारे में कुछ जान सके। गुड टू सी यू एंड बिल्कुल मैं हमेशा ही जब भी आप लोगों के शो पे आती हूँ तो कोशिश यही होती है कि दिल से बात की जाए और मैं लोग मेरे बारे में जितना जान सके, क्योंकि हम नॉर्मली गानों की बात ज़्यादा करते हैं तो अपने आप की बात ज़्यादा करें तो आज हम सिर्फ आपकी बात करेंगे, पर बस मज़ा आ जाएगा फिर तो। ठीक है ना। तो शाजिया जी मुझे ये बताएं कि ये सफ़र जो था ये कब से और कहाँ से आगाज़ किया आपने? ये 92 से स्टार्ट हुआ म्यूज़िक चैलेंज से, और उसके बाद से ये रवा दवा है, आज 2024 है और आप हिसाब लगा लीजिए इट्स ऑलमोस्ट 34-35। अभी भी आपका जज्बा माशाल्लाह, आपकी एनर्जी, बूस्ट और जो पैशन है ना वो नज़र आता है। देखें, काम सीखने का नाम है और जब तक आप तालिब इल्म हैं और आप इल्म के लिए घूमते हैं जगह जगह या सीख करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर तो आपका पैशन जो है वो जवान रहता है। तो आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग प्रोसेस। मैं अभी भी सीख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा बेपाया जिसको बोलते हैं मेरे पे करम है, उसकी रहमत है, तो कोशिश करती हूँ कि सीखती रहूं। अपनी कुछ फैमिली के बारे में बताएं, अपनी सिबलिंग्स के बारे में बताएं। I have no siblings. I'm the only child. Yes, my mother passed away in 2019. तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जो देख रहा है उनके लिए प्लीज़ सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ दीजिएगा। मेरे वालिद साहब हयात हैं, ही इज़ 85। तो बचपन बड़ा मज़ेदार गुजरा, बहुत तवज्जो भी थी और डांट भी पड़ती थी, और जैसे जैसे मतलब हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा कुछ बने। तो जब मैं म्यूज़िक की फील्ड में आई तो उनको लगता था कि ये कोई ऐसी कुछ ख़ास फील्ड नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को घरों से प्रिपेयर नहीं करते मेंटली कि आर्ट जो है हर चीज़। देखें, आप डॉक्टर बन सकते हैं पढ़ के, आप इंजीनियर बन सकते हैं पढ़ के, आर्टिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो या तो होता है या नहीं होता। तो ये हमें अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि जिनके पास आर्ट है, किसी चीज़ का कुछ हुनर है, तो उसको प्लीज़ उनको सपोर्ट करें, ज़रूर ना करें। या लड़की का स्पेशली मैं इसलिए कहती हूँ कि खातून और औरत जो है वो बेसिकली वो जनरेशन्स को लेके चलती है, वो है जो तरबियत करती है बच्चों की। बाप का तो काम है कि वो जाए काम करके आ जाए, तो ख़वातीन को ज़रूर सपोर्ट करें। मैं उन फैमिली से कह रही हूँ जिनकी बच्चियों की आवाज़ अच्छी है और या उसके अलावा उनके पास कोई फ़न है तो उनको डू सपोर्ट दें। आप कहाँ से पढ़ी, कॉलेज कौन सा था, कब से गाना पहली बार आपने गाया, कॉलेज में या स्कूल में, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। आई स्टार्टेड स्टडिंग इन सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल। वहाँ से मैंने मेट्रिकुलेशन की। वहीं से मैं फर्स्ट टाइम तो आप नहीं कह सकते, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो गाती रहती थी हर वक्त। घर में भी इस बात पे काफ़ी तो मैं होती थी, लेकिन मैं नहीं मना होती थी। उसके बाद फिर स्कूल में स्टार्ट किया मैंने, वहाँ से मैं गाती थी। लेकिन मेरी टीचर्स जो हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मिसेस शाकिर, मिसेस एल्बर्ट, मिसेस वीडा, वेरी सपोर्टिव। they are very supportive. They were very supportive। और मिस मैं जिनका नाम ना लूँगी बाद में मुझे फेसबुक पे डांट पड़नी है, मुझे पता है, मिस मुनीर, क्योंकि मुझे ये सब सपोर्ट करते थे। मिस रोज़मेरी, ये सारे कहते थे कि गाया करो, और उन्होंने ही शायद कहीं मेरी चलते चलते मेरी ग्रूमिंग की। मैं ब्रेक में चली जाती थी स्टाफ रूम में, मैं साथ साथ चाय बना रही होती थी, उधर से फरमाइशें आ रही होती थी, ये सुना दो वो सुना दो। लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने अगर इस तरफ मेरी ग्रूमिंग की तो पढ़ाई में भी उन्होंने मेरे साथ उसी तरह सपोर्ट मुझे किया। तो were you a debater? Yeah, I was. Yes, I was.
Okay. I was a debater. I was a sports person as well. I was a sportswoman. Really? In college, yes, I did every sport. You name it. Basketball, cricket, handball के हम champions रहे हैं. National. तो उसकी मैं captain भी थी. तो यहाँ से सारा कुछ start हुआ. फिर all of a sudden EMI में हुए auditions. म्यूजिक चैलेंज में वहाँ गई, वहाँ से सिलेक्ट हुई. उस ज़ात ने अपनी मेहरबानी की और अभी तक आपके उर्दू और पंजाबी में गा के भी सच ए ग्रेट प्रोनाउंसिएशन बाय द वे. लाइक हाउ डिड यू गेट दिस डायलेक्ट बाय द वे? एक्चुअली मैं इसको ये कहूँगी, ये भी एक खुदादाद सलाहियत है कि बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक, मैंने स्टार्ट किया था उर्दू से. फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा, आके मेरा बन जाएगा. इट्स उर्दू सॉन्ग. माई फर्स्ट सुपर हिट सॉन्ग वॉज तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो हो गई हार, ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार, तेरी आँखों ने. ये वो गाने थे जो मैं उर्दू में करती थी. ऑल ऑफ अ सडन एक फिल्म आ रही थी चूड़ियाँ, तो आई यूज टू सिंग इन द, आई वॉज मतलब सपोज टू सिंग इन दैट फिल्म. लेकिन वो कहीं आवाज़ उड़ गई कि शाज़िया मंजूर को पंजाबी नहीं आती. मैंने कहा क्यों नहीं आती, वाई नॉट. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पंजाबी तो आती थी लेकिन टूटी फूटी आती थी. और ये हमारा एक डायलेमा है और मैं इस चीज़ को बहुत माइंड करती हूँ कि हमारे घरों में बच्चों को अपनी जो ज़ुबान है वो क्यों नहीं सिखाई जाती. पंजाबी जो है इट्स अ मस्ट लर्निंग लैंग्वेज बिकॉज इट्स अ वेरी रिच लैंग्वेज. आपको कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ. इंटरनेशनल लैंग्वेज एज वेल. इट इज़ राइट नाउ. आप ये जो दिलजीत की बात कर रहे हैं, जब मैंने उन्होंने वो ट्रिब्यूट दिया आजा सोने पे, हाण दियाँ सब कुड़ियाँ मैनू दान देंदियाँ. अभी मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं जिसमें शाज़िया मंजूर हो रहा है. तो मैंने जब उनको वो पोस्ट किया और मैंने उनको एडमायर किया इस बात पे और उनका थैंक यू बोला कि आप पंजाबी की जो खिदमत कर रहे हैं, आई रियली लाइक इट. तो उनका जो आंसर आया, उन्होंने मुझे पंजाबी में जवाब दिया. उन्होंने कहा पैरी पैना भैन जी, रिस्पैक्ट बहुत प्यार. तो शायद असी किते ए पंजाब जिहड़ा है लैंदा पंजाब, ए किते पिछे रह गया. मैं तेरे को भी पंजाबी सुन लेनी है, तुझे डरन रही है ना. असी किते पीछे रह गए हैं और हमें अपने बच्चों को, ये बड़ी मज़ेदार मीठी ज़ुबान है. हीर रांझा देख लें आप, पंजाबी में हीर वारिस शाह है. बिल्कुल. हमारा ये डिलेमा है कि यहाँ प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती. यहाँ पर पंजाबी को सब्जेक्ट नहीं माना जा रहा. हालांकि कनाडा में पंजाबी सेकंड नेशनल लैंग्वेज. इट इज you know in Canada, in UK as well. Yeah, in UK as well. वहाँ पर नेशनल लैंग्वेज है. ते असी अपने मुल्क दे विच अभी तक हुण तक असी, मैं पूरी लाइन पंजाबी च इस करके बोलना चाह रही हाँ. मैं चाहनी हाँ क्योंकि मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. शी इज़ डूइंग वेरी गुड. तो मैं उन्होंने चाहनी है कि उन्होंने तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचे कि प्लीज़ पंजाबी नूं एक सब्जैक्ट के तौर के उत्ते पढ़ाया जाए साडे स्कूलों दे विच. नॉट इन सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूलों दे विच भी. और बिल्कुल क्लब स्कूल्स में भी. या बिल्कुल जो आपके मिशनरी स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स. अब ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में जाके आपको लैंग्वेज आपको इख्तियार करनी है तो कर लें. क्यों भाई, हमारी पंजाबी लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है. सिंधी बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, बलोची बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, पश्तो बड़े फ़ख्र से बोलते हैं. सानू भी फ़ख्र है अपनी ज़बान पे. और सब म्यूज़िक के बारे में बताएं. आ जाएं कि म्यूज़िक जो है वो आपने अपनाया और इतना अपनाया कि आपने, कहते ना कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि एक सॉफ्ट इमेज लेके पूरी दुनिया गई आप. जी बिल्कुल. तो ना जब भी नाम आता है शाज़िया मंजूर का, कहते हैं अच्छा ये पाकिस्तानी सिंगर हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है आजकल की गायकी में. और जो आप जिस तरह के लोग सामने आए उसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं? मैं आपको एक है ना सबसे मेन और सच्ची बात बताऊं, ये सारा कुछ बहुत अरसे से हो रहा है. ये सोशल मीडिया ने नुमाया कर दिया इसको. वो ये पहले से रहा है. और दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
इसने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी। गायकी जो आज की है, अभी आज भी वो बच्चे मौजूद हैं, जैसे मैं जिक्र करती हूँ, हमेशा जिक्र करती हूँ नबील शौकत का करती हूँ, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ अमानत का करती हूँ। इन्होंने सीखा हुआ है, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। मैं शबनम मजीद का जिक्र करती हूँ हमेशा, मैं सायरा जी का जिक्र करती हूँ हमेशा। इन लोगों ने सीखा हुआ है। लेकिन जो आज के बच्चे हैं, मेरी रिक्वेस्ट समझ लें सीनियर होने के नाते कि म्यूज़िक को आप जितना इसमें दाखिल होने की कोशिश करेंगे, देखें सारे गामा पादा निसा कोई मुश्किल काम नहीं है, आप हारमोनियम रखें आपको आ जाएगा। लेकिन आप जितना इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे, कहते हैं ना कि जितना गुड़ पाई जाओ तो उतना मिठा हुंदा जाता, तो इसको कोशिश करें सीखने की। आज की गायकी में वो चीज़ लैक करती है, जो कि एक सीखे हुए का मतलब ये नहीं होता कि सारे गामा पादा नहीं से शुरू कर दे वो, लेकिन जो आपके गाने में पुख्तगी आती है, जो मेच्योरिटी आती है, वो आपके सीखने से ही आती है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी शाजिद जी, वज़न किसको कहते हैं? नॉर्मली जो आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं इस मिसरे का, इस शेर का यहाँ वज़न नहीं है। अभी मैंने आपको एक लाइन सुनाई, मैं आपको एक और लाइन सुनाती हूँ, मेरा अपना ही गाना है। मैं यूं मिलूं, ये वज़न है, मैं उस पर वज़न दे रही हूँ, फेड इन फेड आउट। तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, तुझे तेरा, ये वज़न है। आपको लफ्ज़ों के हिसाब से, अदायगी के हिसाब से, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, जो भी देख रहा है, मैडम नूर जहाँ जी को अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ये अदायगी जो उन्होंने हमें बताई है, यही वज़न है। बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं, यहाँ आजी है। बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं, ये बेसिकली फील है और ये वज़न है। ये वज़न गाने में ना हो, ये वज़न होता है फीलिंग का। और अगर वो फीलिंग आप में है, आपका अगर दिल टूटा हुआ है, किसी ने आपका दिल को 35-36 दफ़ा तोड़ा है, तो ये फील आ ही जाती। अच्छा, इमोशंस का होना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ठोकर नहीं खाते, ठोकर ज़रूरी नहीं होता कि प्यार की होती है, ठोकर बाज़ औक़ात आपको काम की भी होती है। ये बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बट लोग कह रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर ज़मीर आपका ये कह रहा होता है कि नहीं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप खामोश हो जाएं और वक्त का वेट करें, ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ यूँ हो जाए। तो पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, ये मेरा मानना। शाज़िद जी, बहुत इंजॉय मैं कर रही हूँ आपसे, हम लोग बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत सी बातें करेंगे। यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक, व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 1 मिनट ठहरें ज़रा, वापस आना है ब्रेक तो बाद, अब बताएं। स्टे ट्यून्ड विद अस, गुड मॉर्निंग धनक।
ये नया वेडिंग का सॉन्ग है, अभी सीजन में मुतारिफ कराएंगी जी। मुतारिफ हो चुका आपके शो से, बस हमने लॉन्च कर दिया। ये आपने लॉन्च किया है, बिल्कुल। बस फिर हमने स्टेप्स भी बना लिए, फिर तो अब आगे वाले सीजन हम इसी गाने जितने लोग यहाँ पे, मैंने आपके सारों के टिकटॉक चेक करने हैं जाके। बिल्कुल हम सब लगाएंगे। अच्छा मुझे शादी जी ये बताएं कि हेडलाइंस का हिस्सा भी बनी रहती हैं, वायरल भी हो जाती हैं, किसी ना किसी शो पे कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाता है। अच्छा अभी रिसेंटली जो एक शो हुआ था पब्लिक डिमांड, उसके पीछे आप थोड़ा सा गुस्से में नजर आई थी। इतना गुस्सा ना कहीं मुझे लग रहा है अभी मुझे कुछ तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि पूछना कि इसके पीछे क्या रास्ता। यार हमने एक्चुअली वहाँ पे एक प्रैंक किया था, ओके, वेरी फर्स्ट शो में, ठीक है, तो वो हिट हो गया। प्रैंक कहाँ नहीं होते। भी मैं कल देख रही थी, शाहरुख वॉज मतलब शाउटिंग एट सम एक्टर, तो जब वो पहला हुआ तो वो हिट हो गया। अब जब हमने दूसरा किया तो हमने कहा अगर किया तो पकड़े जाएंगे भैया। हाँ। तो हमने प्री प्लानिंग शहरी नन्ने को मैं कहा तू कुछ खा लेगा? कहता बाजी मैं कुछ भी खा लांगा। अच्छा, मैं कहीं रोटी दी गल नहीं मैं कर रही, मैं कुट दी गल कर। उन्होंने कहा जी मैं खा लांगा। मैंने ताहिर सर अमीर साहब को कहा, मैंने कहा सर ये जो प्रैंक होगा ये हमें सीरियस करना पड़ेगा ताकि लोग ये सोचने में मजबूर है प्रैंक है कि सीरियस है। उन्हें बदतमीजी की, हालांकि मैं सच्ची बात बताऊं मैंने कभी ऐसी हरकत की ही नहीं। ना अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं किसी फनकार की तौहीन कर सकती हूँ, ना मुझे, ना मेरी अपनी कोई औकात नहीं, मैं किसी की तौहीन क्या करूँगी, वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन नन्हे को मारने का बड़ा मजा आया। अच्छा वो इतना सीरियस था, मैंने कहा भाईजान कुर्सी एहो जी सेट करके रखना कि मैं डेगा थोड़ा पैर बच जाए, मगर वो बचा नहीं। हम बार-बार रिप्ले करके देख रहे हैं क्या है। यकीन करें कि मुझे पूरी दुनिया से मैसेज सब खैर है, इन्होंने गुस्सा चढ़ गया की होया। तो वो अभी तक लोग कंफ्यूज ही हैं कि दैट वाज अ प्रैंक ओके और रियल। तो ठीक है, प्रैंक आजकल तो खबरों में रहने के लिए तो कुछ भी हो रहा है, तो ठीक है फिर। लेकिन वो शो भी तो ऐसा ही था ना, वो शो ऐसा था और हम चाहते भी थे कि लोगों को ना जरा सा मैं एंटरटेनमेंट बताऊं कि मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस भी हूँ। नो डाउट अबाउट इट। अच्छा शादी जी ये बताएं कि फ्यूचर के कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? ये तो गाना आपने लॉन्च किया है, अब कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही हैं, कौन कौन से कॉन्सर्ट्स आ रहे हैं? मेरा जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में कनाडा अमेरिका का टूर जो स्टार्ट हो रहा है, एंड देन इन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी वो भी है साथ में। और उसके अलावा मेरा चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके 4 गाने MRA ने लिखे हैं। उसके अलावा मेरा जो चैनल लॉन्च हो रहा है MRA हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने लिखा है माय फ्रेंड। तो अभी जो मैंने आपको गाना सुनाया ये भी MRA का लिखा हुआ है। अच्छा, कॉम्पोजिशन भी उनकी है और लिरिक्स भी उनके हैं। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं हम इंशाल्लाह। MRA कौन है? बस ये भी एक राज है। देखिए हम सस्पेंस क्रिएट करने के मास्टर हैं। तो जब आपने वहाँ पे सोचा कि सीरियसली कि नहीं सोचो होना है MRA कौन है But I will reveal it. ओके अच्छा आप कॉन्सर्ट्स पे जाती हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल करती हैं, इतने लाखों लोग आपका कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे होते हैं, कौन सा ऐसा गाना है जो लोगों को हर बार जब जाती हैं तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी जी ये गाएं? मैं कहती हूँ जब मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ ना तो उठते ही आवाज आती है, चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना के हस के एक पला इधर दगना के नजर रस नैना दा जकना, चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना के चन्न मेरे मखना के हस के एक पला इधर तकना के नजर रस नैना दा जकना भी चन्न मेरे मखना। हो ये गाना है हमेशा जो हर वक्त, और ये और एक को आजा सोने, ये 2 गाने लोगों ने सुनने हैं। तीजा बत्तियां बुझाई रख दी, वो भी बहुत खूबसूरत है, वो गाना भी बहुत खूबसूरत है। यस जब आया था मैं समझ लें कि मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो बत्तियां बुझाई रख दी। शादा जी आपसे बहुत कुछ सुनना है, बातें भी बहुत कुछ करनी है, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। शाजिया मंजूर साहिबा हमारे साथ हैं एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। मगर हम चाहते थे कि हम खातिर तवाज़ो करें अपने बेहतरीन शेफ़ के साथ और किचन के साथ। तो अनम आई थिंक द सैंडविचेस आर बीइंग डन। एग्जैक्टली, आज हमने बनाए थे हिना चिकन चीज सैंडविचेस जो अब आप ट्राई करेंगी। माय ऑल टाइम फेवरेट। आप प्लीज़ ट्राई करें और आपको बताएं आपने सही से अच्छा फीडबैक, अच्छा नहीं आपने सही से फीडबैक देना है। अच्छा बोल दिया आपने। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके सेट पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि तारीफ के काबिल ना हो।
ये कैसे हो सकता है कि आपके शेफ जो है वो तारीफ की काबिल? बिल्कुल ऐसे आप प्लीज फिर टेस्ट करें इंशाल्लाह। चले आप बिस्मिल्लाह करें आप भी। मैं तो हैंडमेड खाती हूँ। हाँ आप हाथ से ये खाया भी हाथ सैंडविच वैसे ही जाता है। आप प्लीज बताएं आपको कैसा लगा, मैं भी ट्राई कर लेती थोड़ा सा। मैं कह रही पीछे हो जाओ, पीछे होगी। वाह वाह वाह, थैंक यू। ये जाते दफा कुछ 50 पैक भी कर दें। अच्छा जी। वैसे तो मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छा डाइटिंग करती हूँ वैसे नॉर्मली कभी कभी। जिस दिन मैंने खाना खा लिया और फिर मैं डाइटिंग करती ऐसे ही होता है, मतलब कि सोचता रहता है। दीज आर वेरी गुड, रियली ब्यूटीफुल। शायद जी किचन में जाती हैं, हाँ पकाती हैं खाना, मैं बर्तन तोड़ के आ जाती हूँ। टाइम मिलता है आपको? अभी ड्रिंक मैं बहुत कम जाती हूँ। आप प्लीज ही ना प्लीज। और ड्रिंक के बारे में थोड़ा सा बता दो। अच्छा, हमने सिंपल ऑरेंज जूस बनाया है। अगर तो सीज़न में ऑरेंजेस अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने ऑरेंज जूस के अंदर थोड़ा सा जो है हम पानी ऐड करेंगे, उसमें लेमन जूस जाएगा, थोड़ी सी हनी मैंने इसके अंदर ऐड की है। शुगर को स्किप कर दिया है क्योंकि हनी जो है वो उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर देगी मीठे के साथ। यार वेरी गुड। और उसके बाद हमने उसको अच्छी तरीके से आइस के साथ ब्लेंड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा स्पार्कलिंग वाटर या क्लब सोडा, अगर वो नहीं डालना चाहते तो फिर कोई भी वाइट सोडा आप ऐड कर सकते हैं और अपनी ड्रिंक को जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने ये जो ब्लेंडिंग की है ना हनी की, जी ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लाइक इट। अच्छा आप क्या क्या बनाती हैं? वैसे तो मैं बना सब कुछ लेती हूँ, लेकिन जब मेरा बहुत मूड हो या तो मैं ज़्यादातर सैंडविचेस या इस तरह की चीज़ें, लाइट फूड। मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, चाइनीज़ कुजीन, तो मैं वो ज़्यादा उस तरफ ध्यान देती हूँ। वैसे पकाता कोई और खाती मैं हूँ। नहीं आपको अच्छा लग रहा है, ये बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताएं कि चाइनीज़ आपको पसंद है? मैं बिल्कुल खा रही हूँ चाइनीज़ आपको पसंद है और आप चाइनीज़ वेरी नाइस। इट्स सो स्टफ कि वो उसका ना चिकन इस वक्त नीचे गिर रहा है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना। अगर किसी को इस तरह की ऐड चाहिए हो जिसमें लगे कि बहुत ही मज़ेदार यमी खाना है तो मैं अवेलेबल हूँ। बिल्कुल ज़रूर है, और हमने देखा कि इट इज़ वेरी यमी। थैंक यू एंड यू एक्ट रियली वेल, बाय द वे यू एक्ट रियली वेल। थैंक यू। अच्छा आप जब ट्रैवल करती हैं तो वहाँ तो अक्सर प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि हमें नहीं मिल सकता, पाकिस्तानी फूड नहीं मिलता या हमें अपना टेस्ट नहीं मिलता, तो कैसे आप क्या खाती हैं, कुछ बनाती हैं? नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे हूँ तो मैं चाइनीज़ पे शिफ्ट कर जाती हूँ, क्योंकि वो एक तो हेल्दी फूड है, ऑयली ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गाने के लिए गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना हो। हम कॉन्टिनेंटल भी यूज़ करते हैं वहाँ पर। अब तो खैर रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं और बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, क्योंकि मैं DC में बेस करती हूँ तो वहाँ पर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ भी जाती हूँ। पर नॉर्मली मैं ज़्यादातर चाइनीज़ पे लाइक करती हूँ। चाइनीज़ पसंद है आपको? एनी डिश, फेवरेट डिश ऑफ योर्स? चिकन फ्राइड राइस एंड ब्लैक पेपर विद चिकन। सो वी हैव अनदर कुजीन विद अस। चलो इसको ट्राई जरूर करना ना। जिस दिन मुझे बुलाओगे उस दिन बनाना। हमें नहीं पता था, वरना हम वही बनाते हैं। हमने कहा हम सैंडविचेस खिलाते हैं। मैं आती रहूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा तो ये है, अभी आप ट्रैवल जैसे कर रही हैं, अब ट्रैवलिंग में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जिसका बहुत ख्याल रखती हैं कि इसके बगैर यू नो माई ट्रैवलिंग इज़ नॉट कम्प्लीटेड, व्हाट इज़ इट? एक तो मैं दौरान ट्रैवलिंग खाना नहीं खाती, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट होती है आपकी। अगर आप यहाँ से, जैसे मैं कतर एयरवेज पे फ्लाई करती हूँ, तो यहाँ से आपको पहले कतर जाना है, 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट। बिल्कुल। 2-3 घंटे का, 3-3.5 घंटे का स्टे वो है, तो कितने हो गए? 6। घर से निकले 3 घंटे पहले, 9 घंटे। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, तो सबसे मेन चीज़ है कि मैं खाना जो है बहुत कम खाती हूँ दौरान सफ़र, और सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ। लेकिन आप जहाज़ में खाना नहीं खाती? नहीं, मैं नहीं खाती नॉर्मली। बहुत वो बेचारी आके होस्टेस, क्योंकि अब होती है फर्स्ट क्लास होती, तो कहती मैम प्लीज़ हैव समथिंग। वो मैं कहती हूँ तू चली जा, अल्लाह का वास्ता मैंने सौन दे। क्योंकि आपको नहीं पता वो बना हुआ होता है उसमें क्या बोलते हैं उसको, जैतून में। और हमारे जो हमें आदत पड़ गई हुई है ऑयल्स की, घी की, हमारा जो है वो स्टमक जो है वो फौरन से एक्सेप्ट नहीं करता। तो खुदा ना खास्ता अगर दौरान सफ़र आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो वो किसी के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। और आगे मेरे लिए शोज है, मेरे प्री प्लान होता है सारा कुछ। रखती हैं, ख्याल रखती हैं? यस। यू घर से खा के जाती हैं? नॉर्मली कोशिश यही करती हूँ कि घर से खा के जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ जाके जो मेरे साथ होना है।
थोड़ा सा बताएं कि ऑडियंस के बारे में बताएं कि पाकिस्तान से बाहर जब आप शोज़ कर रही होती हैं कैसा एटमॉस्फेयर होता है, कैसी ऑडियंस होती है, कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत, अफेक्शन और पेट्रियाटिज्म कितनी मिलती है? इन्हें मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान में तो हम रहते हैं हाँ। और यहाँ पर भी लोग बहुत प्यार करते हैं तो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, आप सबका प्यार ही है। लेकिन मैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके बारे में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, वो समझ लें कि कोई पाकिस्तान से आ जाए ना, मैं हूँ या आप हो, कोई भी, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा पाकिस्तान देख लिया। और जैसे वो रिएक्ट करते हैं, ये बैठे मैम, यहाँ बैठे मैम, ये खाएं मैम, रिस्पेक्ट, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि हमारे मुल्क से कोई फनकार चल के आया है। और इंतहाई पेट्रियाटिक होते हैं वो लोग। और मैं कहती हूँ उनका बस नहीं चलता, वो जंप छत में मार देंगे, शायद वो पाकिस्तान मिस कर रहे होते हैं इतना। और वो पूछते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान कैसा है, तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन वो यही कहते हैं कि दिल करता आने को, लेकिन वो मेरे देश की मिट्टी, वो तो आपको पता है कि परदेश में जो देश की याद है वो उसका फिर अपना ही मजा है। तो इस याद के साथ कोई हमें भी अपनी यादगार चीज़ सुना दे।